हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सीबीएसई ने एक न्यूज़ जारी करी है या फिर एक आदेश जारी किया है जिसके ज़रिए क्या है बच्चे हैं वो सीधा अप्रैल फर्स्ट या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में ही वो 11th के जो बच्चे हैं वो 12th में चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम होंगे और वो एग्ज़ाम किस में होंगे, आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे और उसके लिए सिलेबस भी जारी कर दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि फर्स्ट बुक जो आपकी है उसमें 6 चैप्टर है और जो सेकेंड बुक है उसमें भी 6 चैप्टर है। तो अभी का जो मेरा पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का बस ये है कि मैं इस वीडियो की मतलब एक तरीके से सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसके ज़रिए आपको मैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे मैं आपको वो बताऊंगा। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है, लॉकडाउन का आपने फ़ायदा उठाया और किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ी, अगर आप मेरे को बताए हुए क्वेश्चन भी कर लेंगे ना तो आपके गारंटी 70+ मार्क्स आने वाले हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, अगर आपने पढ़ा है तब तो ये क्वेश्चन आपको और मदद करेंगे 80 अब लाने के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि फॉर हाउ मेनी डेज राज्यसभा कैन डिले मनी बिल। तो जैसा कि आप लोगों ने मनी बिल के बारे में पढ़ा होगा कि मनी बिल क्या है, तो मनी बिल हमेशा जो है लोकसभा पेश करती है। ठीक है, और इसको मान लीजिए कि अगर हमने राज्यसभा में भेज दिया तो ये कितने दिनों के लिए डिले किया जा सकता है। तो इसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो है 14 डेज का, यानी कि 14 डेज तक ही जो राज्यसभा है इस बिल को डिले कर सकती है। वरना मतलब कि आफ्टर 14 डेज ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो बिल है राज्यसभा से पास माना जाएगा अगर उन्होंने कोई इसमें संदेह नहीं जताया तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, राज्यसभा जो है वो 14 दिनों के तक ही किसी भी मनी बिल को डिले कर सकती है। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका फेडरल गवर्नमेंट का। हालांकि ये नहीं आएगा लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। नहीं आएगा का मतलब ये है कि आपके सिलेबस में नहीं है फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन हमने कुछ चैप्टर ऐसे पढ़े जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है। जैसे कि आपका जो 8th चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट, तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा जिक्र है जिसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन कि राइट टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो फर्स्ट है आपका कि देयर शुड बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो होती क्या है, फेडरल गवर्नमेंट में साफ बात है संघवाद की सरकार की गई बात की, जिसमें क्या होता है ना, राज्य में और सरकार में एक तरीके से पावर का डिवीजन हो जाता है। और इससे क्या फायदा होता है कि जो आपकी सत्ता होती है ना वो ठीक तरीके से चलती है। मतलब ये नहीं होता कि देश में किसी कोई एक बंदे का राज होगा। ठीक है, ये फायदा होता है आपका किसका, फेडरल गवर्नमेंट का। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका कि विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड द सेकुलर इन द प्रियम्बल। आपने प्रियम्बल देखा होगा, प्रियम्बल अगर आपने पढ़ा भी होगा तो उसमें आपको ये 2 वर्ड जरूर दिखाई देते होंगे, सोशलिस्ट एंड द सेकुलर। तो ये कब ऐड किए गए थे और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे, तो ये है आपका 42nd अमेंडमेंट इन 1976 के समय में ये 2 ऐड जो मतलब वर्ड्स हैं आपके, सोशलिस्ट एंड द सेकुलर वाज एडेड इन आवर प्रेम्बल। ओके, अगला है कि मेंशन एनी 2 पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स यानी कि राजनीतिक अधिकार पूछे गए हैं आपसे। तो इसमें आपका इजी सा ही है कि तो राइट टू वोट है, यानी कि आप वोट दे सकते हैं। राइट टू वोट किनको है, राइट टू वोट इनको होता है जिनका आधार कार्ड बोलो सॉरी पहचान पत्र बना है और वोटर लिस्ट में नाम आ रहा है तो उनको राइट टू वोट है। ठीक है, तो इंडिया के हर एक नागरिक के पास राइट टू वोट है। ठीक है, जब वो एलिजिबल होता है तो उसका मैंने एलिजिबिलिटी बता दी आपको कि वो 18+ होना चाहिए, उसका पहचान पत्र बनना चाहिए और उसका मतदाता सूची में नाम आना चाहिए। तो पहला तो जाएगा आपका राइट टू वोट एंड सेकंड है आपका राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। यानी कि पॉलिटिकल राइट में ये भी आता है राइट आपके पास कि आप जो है कोई भी इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेता का बेटा जो है वही सिर्फ कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन में, सब कुछ नहीं है। इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें पॉलिटिकल राइट्स के रूप में आपको एक राइट दिया गया, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कि मेंशन द 2 जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हालांकि इसमें सिर्फ 2 ही पूछे गए हैं और मैंने यहाँ पे कम से कम 4 लिखे हुए हैं, 3 है सॉरी। कि पहला आपका ओरिजिनल जुडिशरी। ओरिजिनल मतलब अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा जुडिशरी वाला तो उसमें मौलिक क्षेत्राधिकार बताए गए थे किसके, सुप्रीम कोर्ट के। तो वही पूछा गया क्या क्या कर सकता है, इसे कौन कौन से अधिकार आते हैं। तो आप 2 लिख सकते हैं। पहला आप ये लिख सकते हैं कि इट सेटल डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट एंड अमंग स्टेट्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मेन काम है वो यही है कि जो भी डिस्प्यूट होता है ना आपका केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में उसको सेटल करना। ठीक है, उसको मतलब सॉल्व करना। इसके अलावा आप सेकंड लिख सकते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन, जिसमें कहा गया है कि द सुप्रीम कोर्ट एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि आप लोगों के लिए ये सुविधाएं लाइए या फिर लोगों के लिए ये काम करिए। ठीक है, तो ये आप 2 आप लिख सकते हैं जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। और इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना देखिए भी है आपका अपीलिएट जुरिडिक्शन की इट राइज अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट / हायर कोर्ट
इन सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। ठीक है, तो 3 यहाँ पर जुरिडिक्शन मैंने लिख रखे हैं और आपसे इसमें बस 2 पूछे जाएंगे, तो आप बस ये 2 बता सकते हैं कि ओरिजिनल यानी कि इट्स सेटल डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट एंड अमंग स्टेट्स, और सेकंड आप लिख सकते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि मेंशन एनी 2 सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू। देखिए, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट पूछे गए हैं कि पारंपरिक तरीकों में कौन कौन से एक तरीके से सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं कि इन पॉलिटिकल साइंस वी स्टडी द आइडियाज एंड द प्रिंसिपल दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ इन द सिस्टमैटिक मैनर। यानी कि पॉलिटिकल साइंस करता क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस क्या करता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको और एक गवर्नमेंट को एक शेप प्रदान करता है, जिसके जरिए जो हमारा देश है ना, चाहे हमारे देश के जो लोग हैं, जो हमारे देश की सरकार है, जो हमारा संविधान, वो ठीक तरीके से कार्य करता है, हमारी जो सोशल लाइफ है वो ठीक तरीके से कार्य करती है। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला काम यही है कि वो हमें बताता है कि वी स्टडी द आइडियाज एंड द प्रिंसिपल दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड द सोशल लाइफ इन द सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस अगर आपने पढ़ी है, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आपको पढ़नी चाहिए। इससे आपको क्या समझ आएगा, आपको ये समझ आएगा कि जो संविधान है वो क्या है, संविधान से आपको फायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट अगर कुछ गलत कर रही है तो आप किस तरीके से उनके अगेंस्ट मतलब कोई कार्रवाई वगैरह कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस आपको पहला ये बताता है। एंड सेकंड इज इन पॉलिटिकल साइंस वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड द सेकुलरिज्म। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताता है कि व्हाट इज फ्रीडम, व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज सेकुलरिज्म एटसेट्रा। यानी कि ये जैसे कि सेकुलरिज्म है, तो इस सेकुलरिज्म का अर्थ क्या होता है, जैसे कि सेकुलरिज्म का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि जैसे कि भारत जो है आपका एक सेकुलर कंट्री है, मीन्स कि भारत में सभी धर्मों को समान माना गया, आप किसी भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, किसके, पॉलिटिकल साइंस के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कि वाई कैन द लोकसभा कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव मोर इफेक्टिवली देन द राज्यसभा। क्वेश्चन है आपका कि जो आपकी लोकसभा है ना, वो कार्यपालिका पर या फिर एग्जीक्यूटिव पर ज़्यादा इफेक्टिवली जो है कैसे कार्य करती है, फिर उसके ऊपर एक तरीके से होता है ना, हम अधिकार जमा पाते हैं। तो वो लोकसभा कैसे जमा पाती है राज्यसभा के मुकाबले, यानी कि राज्यसभा जो है ना लोकसभा के मुकाबले कम है। कम का मतलब उसके पास उतनी ताकत नहीं है जितनी लोकसभा के पास। तो वही ताकतें पूछी गई हैं कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं जिसकी वजह से लोकसभा जो है एग्जीक्यूटिव पे ज़्यादा कंट्रोल कर पाती है देन द राज्यसभा। तो फर्स्ट इज कि इट इज़ अ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। आप सभी को पता है कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है, यानी कि इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको हम खुद चुनते हैं। ठीक है, और ये इसकी एक पावर है कि देश के लोगों को जैसा चाहिए उन्होंने वैसे बंदों को चुना, वैसे नेताओं को चुना। तो एक तरीके से मान लीजिए कि कल को देश के लोगों को कुछ बुरा लगता है, फिर देश को लोगों को लगा कि ये नियम सही नहीं है, ये नियम गलत है, तो उन्होंने जिन बंदों को चुना है ना, जिनको चूज़ किया, उनको भी ये चीज़ लगेगी। तो इसीलिए ये इसकी पावर बनाते हैं, और ये पहला आंसर होगा आपका कि इट इज़ अ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। सेकेंड इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड नॉट द राज्यसभा। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जब आपके बनते हैं तो वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, यानी कि देश के वित्त मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के होम मिनिस्टर, तो वो सभी किस में आते हैं, वो काउंसिल मिनिस्टर में आते हैं, यानी कि उनको हम केंद्रीय मंत्री कहते हैं। तो ये जो केंद्रीय मंत्री होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, लोकसभा के, राज्यसभा के नहीं होते हैं। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि कल को लोकसभा के मेंबर्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर कुछ भी चाहते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उनके आंसर देने को, लेकिन राज्यसभा वही पूछती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो लोकसभा है इसको पावरफुल बताया गया है रेदर देन राज्यसभा। थर्ड इज द लोकसभा हैज द पावर टू मेक लॉज, आस्क क्वेश्चन एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकसभा के पास क्या पावर है कि ये कानून को बना सकता है, क्वेश्चन रेज कर सकता है, और हमारा जो संविधान है उसमें संशोधन कर सकता है। हालांकि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है दोनों के पास ये सेम चीज़ें हैं, मेक लॉज, आस्क क्वेश्चन एंड अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसमें लिख सकते हैं कि लोकसभा के पास ये ताकत है। एंड द फोर्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा कैन रिव्यू द गवर्नमेंट बाय एक्सप्रेसिंग नो कॉन्फिडेंस, बट राज्यसभा कैन नॉट रिव्यू एनी गवर्नमेंट। देखिए, लोकसभा की पावर यहीं समझ आएगी आपको कि लोकसभा के पास ऐसी पावर होती है ना कि ये चाहे तो सरकार को हटा सकती है। सरकार का मतलब अभी मान लीजिए कि अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और लोकसभा चाहे तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको गिरा सकती है। कैसे भाई, तो एक्सप्रेसिंग नो कॉन्फिडेंस
ठीक है। नो कॉन्फिडेंस क्या होता है कि इसमें एक तरीका आपने अगर पढ़ा होगा कार्यपालिका वाला चैप्टर, तो उसमें नो कॉन्फिडेंस कि अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं इसको हम। इसके जरिए क्या होता है कि अगर आपको जैसे कि 545 मेंबर के चुनाव होते हैं, 43 को होते हैं वैसे, 2 मनोनीत किए जाते हैं, उसमें से 273 जिस पार्टी को वोट मिल जाते हैं या फिर 273 जिसको सीटें मिल जाती है वो अपनी सरकार बना लेता है। यानी कि आपको 273 जो है सांसद वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वही 273 सांसद में से अगर कुछ बंदे बाहर आ गए तो क्या होगा इससे आपका कि आपकी सरकार गिर जाएगी। यानी कि आपके पास क्या आ गया, आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एक तरीके से आपके ऊपर किसी का भरोसा ही नहीं है। इसीलिए तो लोकसभा क्या कर सकती है, किसी भी सरकार को गिरा सकती है, लेकिन वही राज्यसभा किसी सरकार को नहीं गिरा सकती। अगला कि लोकसभा हैज कंट्रोल ओवर द finance as it can reject money bill but राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट द मनी बिल। देखिए लोकसभा के पास ही पावर है कि वो जो मनी बिल है उसको रिजेक्ट कर सकती है, राज्यसभा के पास बिल्कुल ही नहीं है। एक तरीके से अभी हमने पहला क्वेश्चन जो करा था उसमें क्या करा था कि राज्यसभा जो है वो मनी बिल को कितना डिले कर सकती है, तो कितना डिले कर सकती है भाई 14 डेज। अगर आप डिले नहीं कर और मान लीजिए कि आपने इससे ज़्यादा डिले करना चाहा तो ऑटोमेटिकली वो आपसे यहाँ से पास हो जाएगा। और यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आपका लोकसभा है उसको कहा जाता है कि ये मोर पावरफुल है देन राज्यसभा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपने ये सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अगर आपको बिल्कुल मतलब कुछ लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए मेरे को। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन जो होंगे मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।